वेलकम टू अवेयरनेस क्लासेज। दोस्तों आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्ते। मैं ऋषि मास्टर। दोस्तों आइए आज हम लोग टायर्स टिप्स का पार्ट 4 देखते हैं, यानी कि भाग 4। और दोस्तों भाग 3 में हमने जाते जाते एक बात आपसे कहा हुआ था कि हम भाग 4 में जो पढ़ाने वाले हैं, जो हेडिंग वो होगा निप टायर्स एंड स्प्रिंग टायर्स, यानी कि लघु ज्वार तथा दीर्घ ज्वार। ओके, सो आइए हम बिना किसी बात के चलते हैं। दोस्तों व्हाइट बोर्ड पे एक आपको फिगर दिख रहा होगा और फिगर सब समझ गए होंगे कि इन्होंने एक कहा हुआ है कि हम जो भी जीएस की क्लास लिया करेंगे उन हर क्लास में एक फिगर तो जरूर डालेंगे। सो हमने यहाँ पे पहले से फिगर क्या किया है, क्रिएट कर रखा है, यानी कि हमने बोर्ड पे बना रखा है। दोस्तों पहले से बोर्ड पे फिगर बनाने का मेरे पास एक ही दिए हैं ताकि 2 मिनट का टाइम बचे और मैं उसमें कुछ और बोल सकूं, इसके अलावा कोई और बात नहीं है ना। सो हम लोग दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लें कि ज्वार कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ज्वार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी कि ज्वार कई प्रकार के होते हैं, बट मुख्य रूप से ज्वार 3 तरह के होते हैं: दीर्घ ज्वार, औसत ज्वार और लघु ज्वार। ओके, तो ज्वार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, बट मुख्य रूप से 3 होते हैं जिनको पढ़ना वो जरूरी होता है। वो होता है दीर्घ ज्वार, औसत ज्वार और लघु ज्वार। दोस्तों एक और जो होता है, आप उच्च दीर्घ ज्वार सुनते होंगे, उसको मैं अभी जिक्र करता हूं बाद में। तो यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग आकार में एक फिगर बनाया हुआ है। आप इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे कि इन्हीं तीनों के नाम दीर्घ, औसत और लघु नाम दिया जा रहा होगा। तो सबसे पहले शुरुआत इस रेखा से करते हैं। ये जो रेखा खींची गई है ये क्या है? तो ये रेखा जो है औसत समुद्र तल है, यानी समुद्र का एक औसत तल है ना। आपको पता है कि ज्वार भाटा समुद्र में जो आता है, सागर महासागर और खाड़ी उड़ी में आता है ना, नदी तालाब झीलों में तो आता नहीं है। एक अपवाद जो है, जो हुगली नदी भारत की और इंग्लैंड की थम्स नदी, उनको छोड़ करके किसी और नदी तालाब झीलों में तो ज्वार भाटे आते नहीं। ये बात आपको पिछली वीडियो से क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ समुद्र लिखा है ना, यानी कि सागर महासागर व खाड़ी उड़ियों में आता है। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस रेखा के बारे में जानेंगे। तो ये रेखा जो है समुद्र का औसत तल है, और समुद्र में जो जल होता है वही जल ऊपर उड़ता है और गिरता है, वही तो ज्वार कहलाता है, यानी ज्वार भाटा कहलाता है। ये बात आपको पार्ट 1 से स्पष्ट हो रहा होगा कि जब जल ऊपर उड़ता है तो ज्वार होता है, पुनः जब वापस आता है तो भाटा होता है, यानी कि इप्स होता है ना। फिर जब जल उड़ता है तो टाइड होता है, आता है तो इप्स होता है, उड़ता है तो ज्वार, आता है तो भाटा, है ना। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो ये जो मैंने बनाया हुआ है ये सबसे बड़ा फिगर बनाया हुआ है। इसकी ऊंचाई थोड़ा कम रखा है, इसकी ऊंचाई और भी कम रखा है। और आप एक और चीज से स्पष्ट हो सकते हैं कि ये तीनों एक जैसे नहीं है। पहले तो देखने में लग जा रहे हैं, दूसरी बात की मान भी यहाँ पे क्या हमने किया हुआ है, अलग अलग रखा हुआ है। अब दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं कि इसका, तो इस वाले जो ऊंचाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, औसत ज्वार, यानी कि जिस ज्वार की ऊंचाई 10 से 15 मीटर के बीच रहेगी उस ज्वार को हम लोग नाम देते हैं औसत ज्वार। और जिस ज्वार की ऊंचाई यानी लहरों की ऊंचाई 15 से 20 मीटर के बीच आ रही होगी उसे हम लोग दीर्घ ज्वार यानी कि हाई टाइड कहते हैं। ओके, और जिस ज्वार की ऊंचाई यानी ज्वार की लहरों की ऊंचाई यदि 8 से 10 मीटर के बीच आ रही होगी उसे हम लोग लघु ज्वार कहते हैं। यह हम डिफिनेशन नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ ऐसे संकेत के रूप में समझने के लिए बोल रहा हूं, बाकी अभी हम लोग डिफिनेशन इसके देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा औसत ज्वार, जो कि लगभग ज्यादातर समय तक ये आते जाते रहता है ना। यानी मतलब मतलब इसको हम साधारण कह सकते हैं एक प्रकार से, है ना। इससे कोई इतना नुकसान नहीं होता रहता है और एक रहता है ना। एक कभी कभार होता है, ये भी कभी कभार होता है, यानी कि सबसे ज्यादा ऊंचा ज्वार कभी कभार ही उत्पन्न होता है, सबसे छोटा ज्वार भी कभी कभार ही उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये हमारा औसत ज्वार रहा।
और ये मैंने एच टी मैंने जो लिखा है सब हाई टाइड को बता रहा है। मैंने जहां भी एच टी लिखा हुआ है आप एच टी को समझिएगा हाई टाइड यानी उच्च ज्वार बताया गया है, और जहां मैंने एल टी लिखा है उसको आप समझिएगा कि लो टाइड यानी कि निम्न ज्वार बताया गया है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे परिभाषा लेते हैं एक दूसरे की। तो जिस ज्वार का उच्च ज्वार औसत ज्वार के उच्च ज्वार से उच्चतर, अब मेरे इस बात से आप स्पष्ट हो गए होंगे कि किनका परिभाषा देने वाले हैं। इसका दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने क्या बोला अभी कि जिस ज्वार का उच्च ज्वार औसत ज्वार के उच्च ज्वार से उच्चतर होगा यानी बड़ा होगा, तो इसी का तो बड़ा है, क्योंकि औसत ज्वार का एक उच्च ज्वार है कितना बड़ा, और इससे बड़ा उच्च ज्वार से उच्चतर यानी और बड़ा, ये इसी का तो है, इसका तो छोटा है। मतलब ये होगा कि हम इसका परिभाषा देना चाह रहे हैं। तो जिस ज्वार का उच्च ज्वार औसत ज्वार के उच्च ज्वार से उच्चतर होगा तथा निम्न ज्वार औसत ज्वार के निम्न ज्वार से निम्नतर होगा, वह ज्वार दीर्घ ज्वार कहलाएगा। ओके, यानी कि जिस ज्वार का उच्च ज्वार औसत ज्वार के उच्च ज्वार से उच्चतर तथा निम्न ज्वार औसत ज्वार के निम्न ज्वार से क्या होगा निम्नतर होगा, उसे ही हम लोग दीर्घ ज्वार कहते हैं। और दीर्घ ज्वार की ऊंचाई होती है जो 15 से 20 मीटर के बीच में इसकी लहरें उठती रहती हैं। ओके, लघु ज्वार किसे कहेंगे? तो जिस ज्वार का उच्च ज्वार औसत ज्वार के उच्च ज्वार से निम्नतर यानी कि छोटा होगा तथा निम्न ज्वार औसत ज्वार के निम्न ज्वार से उच्चतर होगा, वह ज्वार लघु ज्वार कहलाएगा। आप यहाँ देखिए इस लघु ज्वार लिखा गया है, यानी इसकी जो ऊंचाई है इसकी अपेक्षा क्या है कम है, और ये जो निम्न ज्वार है औसत ज्वार का इससे देखिए ऊपर है, उच्चतर ज्वार है किसका इस लघु ज्वार का। तो लघु ज्वार वही ज्वार कहलाएगा जब औसत ज्वार से इसका उच्च ज्वार छोटा होगा और औसत के निम्न ज्वार से इसका निम्न ज्वार उच्चतर होगा बड़ा होगा, वह ज्वार क्या कहला दिया जाएगा लघु ज्वार। और इसकी ऊंचाई होती है 8 से 10 मीटर, यानी कि यदि 8 से 10 मीटर के बीच यदि लहरें आ रही हैं तो फिर उस लहर को हम क्या कहेंगे लघु ज्वार, और यदि 10 से 15 के बीच में लहरें आ रही हैं तो औसत ज्वार, और जिस ज्वार भाटे की ऊंचाई जो है वो इतना कितना 15 से 20 मीटर तक जाएगी वह क्या कहलाएगा दीर्घ ज्वार। ओके, अब दोस्तों यहाँ हम लोग ये चीज जान गए कि लघु ज्वार किसे कहते हैं, दीर्घ ज्वार किसे कहते हैं, औसत ज्वार किसे कहते हैं। ओके, अब हम ये जानते हैं कि दीर्घ ज्वार यानी सबसे दीर्घ ज्वार कब आता है। तो दोस्तों दीर्घ ज्वार उत्पन्न होने के मुख्य रूप से यदि बात किया जाए तो 4 ऐसे वक्त होते हैं जब दीर्घ ज्वार आने की संभावनाएं होती हैं। पहला सूर्य ग्रहण, दूसरा अमावस्या, तीसरा चंद्र ग्रहण और चौथा पूर्णिमा। ये 4 ऐसे दिन होते हैं जब दीर्घ ज्वार आने के पूरे पूरे आसार होते हैं। बट इन चारों में भी सबसे ज्यादा बड़ा दीर्घ ज्वार कब आता है? तो दोस्तों आप अमावस्या के दिन तो आता है, बट अमावस्या के बाद एक और इसमें दिन छिपा था सूर्य ग्रहण, जिसमें अमावस्या भी होता है और सूर्य ग्रहण भी होता है। तो सूर्य ग्रहण के दिन दोस्तों सबसे दीर्घ ज्वार जागृत होता है। यदि सूर्य ग्रहण न दिया हो ऑप्शन में फिर आप अमावस्या को टिक कर सकते हैं, वह ऑप्शन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। बट हम यदि सूर्य ग्रहण का दिया हुआ है तो अमावस्या को टिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पार्ट 3 में एक ड्राइंग मैंने जो दिया हुआ था तो अमावस्या वहां कब दिखाया गया था जब पृथ्वी से एक तरफ चंद्रमा और सूर्य हो जा रहे थे, तो रात अमावस्या की हो रही थी। तो दोस्तों अमावस्या की रात तो हर 28 दिन हो रही थी, लेकिन इसका मतलब हो गया कि जब भी एक तरफ दोनों चले जाएंगे तो अमावस्या होगा, बट बिल्कुल एक सीधी रेखा में जब होंगे और बीच में वही कंडीशन हो जो अमावस्या हो रही है तो फिर क्या हो जाएगा वो रात ग्रहण की हो जाएगी 2 दिन। तो दोस्तों जब ग्रहण के दिन होता है ना उस समय
सूर्य और चंद्रमा दोनों एक बिल्कुल सीधी रेखा में होते हैं और 11.5 जो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स का जो अनुपात है वो दोनों ऐड होकर के और एक साथ पृथ्वी पे अपना बल लगाते हैं ऊपर खींचने के लिए कोई भी चीज और लंबी ऊपर खींच लेते हैं। इसलिए अमावस्या से और अमावस्या क्या होता है, तो अमावस्या के दिन तो चंद्रमा बीच में गया होता है बट थोड़ा सा साइड भी हो सकता है, बिल्कुल बीचों बीच में नहीं गया होता है। जिस अमावस्या को बिल्कुल बीचों बीच में चंद्रमा चला जाता है उस अमावस्या को ग्रहण का दिन बोल दिया जाता है। और यदि बिल्कुल बीचों बीच में यदि पृथ्वी और सूर्य के चंद्रमा नहीं आया है तो फिर अमावस्या तो है बट ग्रहण का रात नहीं है। आप सपोज डेट मान लीजिए एग्जाम्पल कि कोई मशीन है उसको हम लोग उससे मतलब पुश करना है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए मैं सूर्य हूँ एक कोई चंद्रमा है, नाम मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे, हम उसको इससे पुश कर रहे हैं आगे से ठेल रहा है और एक मेरे बगल से, लेकिन मेरे वो भी मशीन की क्या है एक तरफ, मशीन के एक तरफ हम और वो दोनों लोग हैं बट हम सीधे पुश कर रहे हैं उधर जिधर जाना है और वो मेरे बगल में खड़ा होकर पुश कर रहा है। तो मेरा तो बल बिल्कुल सीधे पड़ेगा ना, उसका बल अगर साइड में तो उसका बल ऐसे जाएगा ना। और ऐसा भी तो वक्त होगा कि जब वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाएगा और मेरी दिशा में वो भी यदि पुश करेगा तो शायद मशीन और भी अच्छे से आगे बढ़ जाएगा। बस ऐसे ही समझिए कि वो मेरे बगल में हो रहा था होकर के ठेल रहा था तभी भी हम दोनों लोग मशीन की एक तरफ ही थे, लेकिन देखिए बल कैसे लग रहा था। और जब वो मेरे बिल्कुल सीधे में आ गया यानी मशीन हम और वो तीनों सीधे में हो गए तभी भी मशीन के एक तरफ ही हम दोनों आए लेकिन उस वक्त ज्यादा अच्छे से पुश कर ले रहे हैं। ठीक वैसे ही पृथ्वी से एक तरफ चंद्रमा और सूर्य तो होते हैं, अमावस्या होता है, बट जब बिल्कुल एक सीधी रेखा में हो जाते हैं तो उस अमावस्या को ग्रहण हो जाता है और जब ग्रहण हो जाएगा तो उस समय जो उनका खिंचाव बल होगा वो ज्यादा प्रभावी होगा। इसलिए अमावस्या के दिन सर्वाधिक दीर्घ ज्वार जागृत होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि कब दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं तो दीर्घ ज्वार उत्पन्न होने के 4 वक्त होते हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। लेकिन इनमें सर्वाधिक दीर्घ ज्वार सूर्य ग्रहण के दिन आता है। यदि सूर्य ग्रहण नहीं है आपसे में फिर आप अमावस्या को टिक कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो दीर्घ ज्वार है मैंने बोला कि ज्वार निम्न प्रकार के होते हैं बट मुख्य रूप से 3 ज्वार हमको पढ़ना होता है। अब जो निम्न बोला था उसी में एक होता है जो इंपॉर्टेंट होता है जो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि विश्व में सर्वाधिक उच्च दीर्घ ज्वार कहाँ जागृत होता है। तो हम सबको अच्छे से पता है कि फंडी की खाड़ी में जो कि कनाडा देश में है, यानी कि कनाडा के फंडी की खाड़ी में उच्च दीर्घ ज्वार आता है। उच्च दीर्घ एक होता है माध्यमिक, एक होता है उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो माध्यमिक विद्यालय तो ठीक है बड़ा, लेकिन अगर उसके आगे उच्च लग जाता है तो उच्च जो है वो माध्यमिक को और बड़ा बना देता है ना, तो माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ा हो जाता है। ठीक वैसे ही दीर्घ ज्वार तो बड़ा है बट इसके आगे यदि उच्च लगा दे तो उच्च दीर्घ ज्वार आता है कनाडा के फंडी की खाड़ी में। और यदि वो उच्च दीर्घ ज्वार होता है उच्च क्या करता है बड़ा बना देता है, यानी कि ये हो गया कि 20 से ऊपर की मान लहरें होती होंगी। तो जी हाँ दोस्तों, कनाडा देश के फंडी की खाड़ी में उच्च दीर्घ ज्वार जागृत होता है, आता है, जिसकी लहरें 20 मीटर से भी ऊपर उठ जाती हैं। ओके, तो ये सवाल सीधा सीधा किया जा सकेगा कि जिस ज्वार की लहरें 20 मीटर से ऊपर उठ जाएं उन्हें क्या कहते हैं, उच्च दीर्घ ज्वार कहते हैं। जिन ज्वार की ऊंचाई 15 से 20 मीटर के बीच होगा उसे हम दीर्घ ज्वार कहेंगे। जिस ज्वार की ऊंचाई 10 से 15 के बीच में होगा उसे हम लोग औसत ज्वार कहेंगे। और जिस ज्वार की ऊंचाई 8 से 10 मीटर के बीच होगा उसे हम लघु ज्वार नाम देंगे। ओके, तो दोस्तों इस तरह से ये हम लोग का चीज रहा कि दीर्घ ज्वार क्या है, औसत ज्वार क्या है और लघु ज्वार क्या है। इनकी ऊंचाइयां भी हम लोग को अच्छे से पता हो गया। और जो बिल्कुल जो उच्च दीर्घ ज्वार होता है जो लगभग में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भले देखने में हल्का लगता है कि कनाडा के फंडी की खाड़ी में उच्च दीर्घ ज्वार आता है जो कि 20 मीटर से ऊंची लहरें के साथ आता है ना। दोस्तों हम चलते चलते एक बात और कहना चाहेंगे, वो याद आ गया मुझे कि पार्ट 1 में ही मैंने बोला था कि ज्वार भाटा
आने के कई सारे कारण हैं, बट मुख्य रूप से दो को मैंने बताया था कि सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है उनकी वजह से क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। लेकिन मैंने बोला था कि और भी होते हैं, आपको मैं आगे बताऊंगा। सो मैं उसको यहाँ बता देना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा समय बचा हुआ है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, घूर्णन गति यानी घूर्णन के कारण, और चंद्रमा तथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, यानी इन पांचों को मुख्य रूप से हम ले लें तो भी कोई हमें लगता है कि गलत नहीं होगा। इन पांच वजहों से ज्वार भाटे आते हैं। क्या बोला? ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आता है, पृथ्वी के अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, घूर्णन सबकी वजह से आता है ना। सो ये पांचों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कई दफा हम देखे हैं, अब आप लोग के प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा हूँ, उसमें मैंने क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छा डाला हुआ है, तो वहां पे ये चीज जिक्र किया गया हुआ है। तो वहां पे आपको चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का ऑप्शन न डाल करके वहां ये सब दिया गया हुआ है, क्योंकि हमने देखा वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कई जगह। हमने डिस्क्रिप्टिव में जो पढ़ा उसमें तो है, बट मैंने उसको ये खोजने की कोशिश किया कि क्या डिस्क्रिप्टिव जो हम इतना देख रहे हैं क्या ये ऑप्शन में घूम रहा है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, घूर्णन गति, इन सब वजहों से भी ज्वार भाटे आते हैं। इस तरह से करके क्वेश्चंस किए गए हुए हैं। सो हम आपको प्रैक्टिस में सब देंगे। तो चलते चलते मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि 1 मिनट के लिए आप इस फिगर को देख लीजिए। ओके, सो दोस्तों, आपको मेरा थैंक्स कि आपने हमें इतने अच्छे से देख रहे हैं, यानी कि मेरी क्लास को। और चलते चलते मैं इतना जरूर कहूँगा दोस्तों कि आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में बेल आइकन की घंटी दिख रही होगी रेड कलर में, उसे थोड़ा क्लिक कर लें, ताकि जब कभी भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो आप पाए, है ना। सो बस इतना मुझे कहना है। अगला जो हम लोग का वीडियो होगा, जो क्लास होगा, वो टाइप्स इफ्स का ही होगा, वन लाइनर, यानी कि जो चारों हमने वीडियो देखे हैं उन चारों का सिर्फ वन लाइनर में हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। उसके बाद से हम एक आपका टेस्ट कराएंगे ऑप्शन के साथ, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे या फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के किसी चैप्टर पे चलेंगे। ओके, सो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।